हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 इकोनॉमिक्स। ये लास्ट चैप्टर रहेगा एनसीईआरटी का। ऑल्दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। अब ये एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद आपका मेन टास्क रहेगा कि आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करिए और ख़ुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए कि आपको समझ में आ रहा है जो भी पॉलिसीज़ हम गवर्नमेंट ने बनाई। आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि अगर कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है तो उसके पीछे का मोटिव क्या रहा होगा। और जो भी चैप्टर्स हैं तो उन चैप्टर्स के जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुआ, तो उनका मतलब क्या होता है उसको आपको अच्छे से पकड़ना है। यही एनसीईआरटी का मतलब होता है। बाकी तो और भी साइड बुक्स हैं डेटा के लिए और भी ज़्यादा जानकारी के लिए, लेकिन एनसीईआरटी का जो मेन पर्पज़ है उसको हमें लेके चलना है। मेन आपकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, वही आपको अल्टीमेटली हेल्प करने वाली हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो चैप्टर है आपका कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इसमें हम बात करेंगे कि जैसे जैसे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जो थ्रू आउट द ग्लोब जो कंट्रीज़ हैं वो जैसा परफॉर्म करेंगी, उनकी जो ग्रोथ रहेगी, उनकी जो पॉलिसीज़ रहेंगी, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया में पड़ेगा। तो उसी पे बात करनी है जैसे कि तो इस चैप्टर में वैसे हम बात करेंगे सिर्फ इंडिया के दो पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान की। Over the last 2 decades or so, the economic transformation that is taking place in different countries across the world, partly because of the process of globalization, has both short as well as long-term implications for each country, including India. In the Cold War world, nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies. यानी कि पिछले कुछ 10-20 सालों में देखे जाएं तो जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन जिम्मेदार है। और कोल्ड वार के बाद, कोल्ड वार आपका आप वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ेंगे। वैसे ये एक तरीके की लड़ाई थी यूएसए वर्सेस यूएसएसआर की। बहुत ज़्यादा ओपनली मिलिट्रीली लड़ाई नहीं थी ये। मतलब एक होता है ना कि आप किसी से हाथापाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं कि अगला पर्सन जो है परेशान हो जाए। तो इसी तरह की कुछ लड़ाई थी। फेस टू फेस जाके नहीं लड़ रहे थे, बट पीठ पीछे दोनों की अपनी कुछ लड़ाई चल रही थी। वो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो कोल्ड वार के बाद काफ़ी कंट्रीज़ में एक तो क्या कहते हैं ध्रुवीकरण सा हो गया कि जो कुछ कंट्रीज़ थी जो यूएसए के साइड चली गई, कुछ थी जो यूएसएसआर के साइड चली गई। बट फिर बाद में यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन हो रहा था तो फिर जब बात सोची गई कि अब जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो ज़रूरत है कि सारी कंट्रीज़ मिलके एक ग्रुपिंग वगैरह बना लें, तो इसीलिए हिसाब से सार्क बनाए। सार्क एक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया की जितनी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना मिलके एक ग्रुप बनाया। यूरोप की जितनी कंट्रीज़ हैं मिलके उन्होंने यूरोपियन ग्रुप बनाया। इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ सार्क, ठीक है। आसियान, एक साउथ ईस्ट एशिया की जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने मिलके आसियान ग्रुप बनाया। एक G8 बना था बट अब वो फिर से G7 हो गया है, क्योंकि G8 में पहले रशिया बाहर था, रशिया को निकाल दिया गया था, तो अभी फिर से G7 हो गया है। इसमें 7 कंट्रीज यही से यूएसए, कनाडा, जर्मनी वगैरह इंक्लूडेड हैं। G20 ऑलमोस्ट सारी मेजर कंट्रीज ग्लोब की कवर होती हैं इसमें। इंडिया आपका इसमें से सार्क में है और G20 में है। तो इस तरह की ग्रुपिंग बनाई जाने लगी और इन ग्रुपिंग में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इनमें एक पॉइंट होता था ट्रेड का। जैसे यूरोपियन यूनियन में काफ़ी हद तक बाउंड्रीज ट्रेड के लिए नहीं बनी है। ट्रेड की बाउंड्री होना यानी अगर एक कंट्री वन से अगर कंट्री टू में आपका प्रोडक्ट जा रहा है तो आप कितना टैरिफ लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके जैसे इंडिया से चाइना प्रोडक्ट जा रहा है, अगर चाइना मान लीजिए कि कोई 10% का टैरिफ लगा दे या फिर कह दे कि चलिए टैरिफ नहीं लगेगा,
तो हम कहेंगे इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी ट्रेड बाउंड्री नहीं है। तो इस तरह की ग्रुपिंग बनाने लगे कि 10 देश मिल जाएं और कहने लगे हम आपस में एक दूसरे से कोई भी टैरिफ नहीं लेंगे। तो एक तरीके का आपका भी प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा, इनका भी प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा। तो इस तरह से एक सबकी मिली जुली वर्किंग चलेगी। एक तरीके से कहते हैं ना मिलजुल के रहना, तो ये उसी तरह की सिचुएशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दो कंट्रीज़ की, चाइना और पाकिस्तान की। तो वाइल इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था 1949। तो पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये तीन कंट्री ऐसी हैं जिनकी जो ग्रोथ है लगभग एक ही टाइम से शुरू हुई थी। इंडिया ने अपना पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था 1951 में, और पाकिस्तान ने बनाया था 1956 में, चाइना ने बनाया था 1953 में। इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो हमने सिमिलर स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करी, जैसे पब्लिक सेक्टर बनाना, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना, सोशल डेवलपमेंट पे खर्च करना। 1980s तक तीनों ही कंट्रीज़ की जो ग्रोथ रेट थी लगभग सिमिलर रही, और पर कैपिटा इनकम भी। फिर बाद में ऐसा क्या हो गया जो चाइना इतना आगे निकल गया, तो उसको अभी हम धीरे धीरे करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना में हम जानते हैं वन पार्टी रूल है, किसी तरह के इलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहलाती है वहाँ पे। तो कम्युनिस्ट से तो उन्होंने क्या करा, जितने भी क्रिटिकल सेक्टर्स थे ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्राइजेज एंड लैंड्स, जितनी भी ज़मीन थी, फैक्ट्री थी, सब उन्होंने कहाँ ऑपरेट कराई। जो अलग अलग ऑपरेशन होते थे, अलग अलग इंडिविजुअल्स ऑपरेट करते थे, दे वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम चलाया गया जो कि आपका 1958 में स्टार्ट हुआ था, जिसका एम था कि इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन ए मैसिव स्केल, यानी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया जाए। 1958 में आप देख सकते हैं चाइना किस बारे में सोच रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जा सके। रूरल एरियाज में कम्यून्स बनाए गए। कम्यून्स क्या होते हैं, कलेक्टिवली कल्टीवेटेड लैंड्स होते हैं, यानी मान लीजिए ये ज़मीन है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके गवर्नमेंट लोगों को दे देगी, कहेगी कि आप बस इस पर कल्टीवेशन करिए और जितना आपको कमाना कमाइए, बस हमें एक सर्टेन % ऑफ टैक्स देते रहिए। यानी एक तरीके की कोऑपरेटिव टाइप की जो फार्मिंग हमने पढ़ी थी, कह सकते हैं टाइप ऑफ। अब जो GLF कैंपेन था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसमें कई प्रॉब्लम्स भी आई। चाइना में एक सूखा पड़ता है जिसमें 30 मिलियन पीपल की डेथ होती है, और उस टाइम रशिया और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे। तो रशिया ने अपने जो प्रोफेशनल थे, जो चाइना में उन्होंने हेल्प के लिए भेजे थे, उनको वापस बुला लिया। 1965 में माओ जेडोंग ने क्या करा, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जिसमें जो स्टूडेंट्स थे और जो प्रोफेशनल्स थे उनको कंट्री साइड भेजा। यानी वो क्या करते थे कि वो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले छात्र थे या किसी भी मेडिकल कॉलेज के बच्चे थे, उनसे कहते थे आप रूरल एरिया में जाइए, कंट्री साइड यानी कि जो दूर दराज के इलाके हैं, रूरल एरियाज में आप जाइए और वहाँ पे अपनी सर्विसेज दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। इंडियन गवर्नमेंट भी कई बार प्लान करती है कि मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से बच्चे MBBS करते हैं, उनकी भी मिनिमम सर्विस फिक्स कर दी जाए गांव में जाकर, ताकि वो रूरल एरिया में भी अपनी सर्विस दें और वहाँ की भी सर्विसेज को इन्हेंस करें कहीं ना कहीं जाके। तो चाइना की आज जो इतनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं जो 1978 में रिफॉर्म्स लिए गए थे उसी का नतीजा है। चाइना ने फेजेस में अपने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना शुरू किए थे, यानी एकदम से उन्होंने काम करना शुरू नहीं कर दिया था। पहले फेज में की बात की जाए तो उन्होंने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, फॉरेन ट्रेड पे ध्यान दिया, इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे ध्यान दिया। उन्होंने कहा हम अपनी खेती बाड़ी बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे, फॉरेन ट्रेड यानी बाहर से जो आ रहा है उसको कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, और अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे बाहर से भी, इस पे फोकस किया। एग्रीकल्चर में कम्यूनल लैंड वाला सिस्टम लेके आए थे, और दे वर अलाउड टू कीप, ये कम्यून सिस्टम में हो गया। इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर में हो गया, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर। अगले फेज में उन्होंने किस पे काम किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे काम किया। प्राइवेट सेक्टर फर्म,
in general and township and village enterprises, that is those enterprises which are owned and operated by local collectives, were allowed to produce goods. यानी जो छोटे छोटे टाउन से, विलेजेस से, छोटे छोटे कंपनीज से घर थे, उनसे कहा गया कि आप अपने खुद के गुड्स प्रोड्यूस करिए। उनसे कहा गया आपके घर में जो आंगन है वहाँ पर एक छोटी सी इंडस्ट्री क्रिएट कीजिए और अपने यहाँ काम शुरू करिए और अपने खुद के गुड्स प्रोड्यूस करिए। उसके लिए उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ इंसेंटिव्स भी दिए होंगे। इस स्टेज पर जो एंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट ओन करती थी, उनको एक तरीके का कंपटीशन फेस करने को मिला। अब आप रियलाइज करिए, जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो उससे पहले हमारे यहाँ जो स्टेट ओन कंपनीज थी, उनको किसी तरह का कंपटीशन नहीं मिल रहा था, और यही एक रीज़न था कि उनकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही थी। तो उसके लिए हमने कहा फॉरेन कंपनी की फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज लेके आओ, तब कंपटीशन फेस करने को मिलेगा। तो उन्होंने ये तो हमने किया। और चाइना ने क्या किया? चाइना ने करा कि आप जो हैं अपनी कंट्री के लोगों से कह रहे हैं कि आप छोटा छोटा करके थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनाइए, और ये प्रोडक्ट आपका जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं इनसे कॉम्पीट करेगा, ताकि ये भी अपना थोड़ा कंपटीशन में क्वालिटी को इम्प्रूव करें। अब इस रिफॉर्म में डुअल प्राइसिंग भी इन्वॉल्व थी। इसका मतलब प्राइस को दो तरीके से फिक्स करना। मान लीजिए ये फार्मर है और ये इंडस्ट्रियल यूनिट है। इंडस्ट्रियल यूनिट फार्मर से कुछ प्रोडक्ट खरीदेगी। मान लीजिए इसके पास इतने प्रोडक्ट हैं, तो आधे प्रोडक्ट तो ये फिक्स प्राइस पे खरीदेगी, और आधे प्रोडक्ट जो है ये अपने आपस में डिसाइड कर लें। आधे का कहने का मतलब है एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में जो खरीदो फरोख्त होगी वो सरकार उस पर तय करेगी कि आप कितने में खरीदारी करेंगे। ये इसलिए करा गया ताकि फार्मर्स वगैरह को ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना झेलना पड़े। ठीक है। इसके अलावा ओवर द ईयर्स एज प्रोडक्शन इंक्रीज, द प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स और इनपुट्स ट्रांजैक्टेड इन द मार्केट वाज आल्सो इंक्रीज। In order to attract foreign investors, special economic zones were set up. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, जो गुड्स जो ट्रांजैक्ट हो रहे थे उनका प्रोपोर्शन मार्केट में वो भी बढ़ा। तो फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपकी कंट्री है, उसमें ये सर्टेन एरिया है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ कह देगी कि इस एरिया में जो भी प्रोडक्शन होगा उस पर हम किसी तरह का टैक्स नहीं लेंगे, और यहाँ पर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया कि मान लिया एक प्लांट लगा दिया गया ताकि इस एरिया में प्रॉपर बिजली की सुविधा मिलती रहे, और यहाँ पे लॉजिस्टिक्स वगैरह की सुविधा दे दे, जैसे रॉ मटेरियल लाने की सुविधा, यहाँ से फिनिश मटेरियल को एक्सपोर्ट करने की सुविधा। तो ये स्पेशली एक जगह बना दी जाती है जहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी मार्केट में नहीं, एक्सपोर्ट करेंगे बस। तो उससे क्या होता है, यहाँ जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको फ़ायदा ये है, टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, और सरकार को क्या फ़ायदा है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो इस तरीके का ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं। अब ये सब तो चाइना में चल रहा था, पाकिस्तान में देख लेते हैं। While looking at various economic policies that Pakistan adopted, we will find many similarities with India. जैसे कि उन्होंने भी मिक्स इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया। लेट 1950s और 1960s में उन्होंने वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया, यानी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना जहाँ पे आप ऐसे प्रोडक्ट को बनाएं जिससे कि आपके इंपोर्ट घट जाएं। यानी कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप वॉचेस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने कहा नहीं नहीं हम अपनी कंट्री में वॉचेस बनाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें करना। अब पॉलिसी में टैरिफ प्रोटेक्शन दिया गया, यानी बाहर की कंट्री से जो सामान आ रहा था उस पर टैरिफ लगा दिया गया, यानी एक तरीके का टैक्स, ताकि वो कम भेज पाएँ। The introduction of Green Revolution led to mechanization and increase in public investment in infrastructure. वहाँ पे भी एक तरीके का ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सेलेक्ट एरियाज, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की राइज में वहाँ भी प्रोडक्शन देखने को मिली। इससे उनका एग्रेरियन स्ट्रक्चर भी बदला। लेट इन 1970s की बात करें तो जितने भी कैपिटल गुड्स थे, इंडस्ट्रीज थी, उनका नेशनलाइजेशन हो गया। कैपिटल गुड्स की हम लोग फर्स्ट लेक्चर में भी बात कर रहे थे, यानी ऐसे गुड्स जो कि
एक तरीके के हैवी मशीन्स वाले जो गुड्स होते हैं, इस तरह के गुड्स जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो। कैपिटल क्या होती है? एक तरीके की वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल में आपका टेक्नोलॉजी भी आती है, मशीन्स भी आती हैं, तो मशीन्स वगैरह बनाना वो कैपिटल गुड्स में आ जाएगा। पाकिस्तान ने फिर अपनी पॉलिसी शिफ्ट करी late 1970s and 80s when the major thrust areas were denationalization and encouragement to private sector। यानी 1970s में तो पहले इन्होंने नेशनलाइजेशन करा कैपिटल गुड्स का, फिर बाद में इन्होंने अपनी पॉलिसी का ओरिएंटेशन चेंज करा जब कुछ क्राइसिस आई होंगी, तो अब ये डीनेशनलाइजेशन पे आ गए और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने लगे। अब इस पीरियड के दौरान पाकिस्तान also received financial support from Western nation and remittances from continuously increasing flow of immigrants to the Middle East। अब पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता था वेस्टर्न नेशन से मिलता था। सऊदी अरेबिया इज़ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा लोन देता है। रेमिटेंसेस यानी गल्फ कंट्रीज़ में जो इनके लेबर काम करती थी वो अपने घर जो रुपए भेजते थे, जैसा कि हमने देखा इंडिया में भी होता है, तो रेमिटेंसेस इनको बहुत मिल जाती हैं जिससे इनकी इकोनॉमी बहुत बूस्ट होती है। द देन गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर्ड इंसेंटिव्स टू द प्राइवेट सेक्टर, वही प्राइवेट सेक्टर को भी इन्होंने इनकरेज करा। अब प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेंगे तो उससे क्या हो रहा है? नई इन्वेस्टमेंट को मौका मिल रहा है। 1988 में रिफॉर्म्स शुरू करे गए कंट्री में, वही हमारी कंट्री में भी 1990s में रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स। Having studied a brief outline of the development strategies of China and Pakistan, let us now compare some of the developmental indicators of India, China and Pakistan। अब कुछ स्लाइड्स रहेंगी जो आपकी प्योरली डेटाबेस पे फैक्चुअल डेटा है, कि जैसे ये तो पॉपुलेशन हो गई इंडिया चाइना पाकिस्तान की। पॉपुलेशन देखें तो इंडिया और चाइना की कंपेरेबल है, पाकिस्तान की तो बिल्कुल हमारे मेरे ख्याल से यूपी से भी कम होगी। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में ज़्यादा है, चाइना ने कंट्रोल कर रखा है, उनके पास वन चाइल्ड पॉलिसी है। डेंसिटी इंडिया की बहुत ज़्यादा है, चाइना की कम है, पाकिस्तान की ज़्यादा है। चाइना की क्यों कम है? क्योंकि एरिया वाइज चाइना बहुत बड़ा एरिया है कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। सेक्स रेशियो की बात करें 933, चाइना का 937 और 922, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि लगभग बराबर ही है। फर्टिलिटी रेशियो इंडिया का पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है, इंडिया का कम है। 5.1 का मतलब है कि पर फैमिली इंडिया में 3 बच्चे होते हैं ऑन एन एवरेज, और पाकिस्तान में अब तो खैर इंडिया का ये 2.1 करीब आ गया है, और पाकिस्तान में उस टाइम 5.1 था। चाइना में काफ़ी कम रहा 1.8, वही 2 चाइल्ड पॉलिसी का असर। अर्बनाइजेशन की बात की जाए तो इंडिया में 27.8 था, चाइना में सबसे ज़्यादा था, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज जितना आप होंगे उतना ज़्यादा आपके यहाँ अर्बनाइजेशन होगा। जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो 1980 से 1990 इंडिया में इतना चेंज आया, चाइना में थोड़ा सा घटा था, पाकिस्तान तो बिल्कुल ही उन्होंने डिजिट से रिवर्स कर दिए गए। पाकिस्तान में इकोनॉमी ख़राब होने का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत है, तो वो इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। 1980s में आप देखें पाकिस्तान की 6.3 थी, चाइना उस टाइम करीब 1 दशक तक 2 डिजिट में ग्रोथ की है, यानी मोर देन 10% उनकी ग्रोथ रेट रही है। तो 1980s में भी आप देख सकते हैं 10.3। एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का डेटा आप देख सकते हैं। सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, एग्रीकल्चर में देखें तो इंडिया और पाकिस्तान का लगभग कंट्रीब्यूशन सेम है, चाइना ने कम कर दिया। चाइना का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कौन दे रहा है? इंडस्ट्री, इसीलिए वहाँ का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, और जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा बूम करेगा वहाँ पे बेरोज़गारी भी कम होगी। और इंडिया में सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होने से आपकी जीडीपी ग्रोथ तो होती है, लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले देखा था वो ग्रोथ जॉबलेस होगी, क्योंकि आपके पास इंडस्ट्री कमज़ोर है, यानी आप ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं दे पा रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है ज़्यादा लोगों को जॉब देना, क्योंकि ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं देंगे आप तो एक इनइक्वालिटी डेवलप हो जाती है रिच वर्सेस पुअर की।
यानी कि वही वाली कंडीशन हो जाएगी कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव 99% वेल्थ ऑफ द कंट्री। तो ये इनइक्वालिटी जो क्रिएट होती है ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करती है या कहीं ना कहीं कंट्री के लिए घातक ही साबित होती हैं। ट्रेंड्स एंड आउटपुट आउटपुट ग्रोथ की अगर बात की जाए तो ये भी डेटा है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री 7.4, अब ये आप देख सकते हैं कि घट गया है 6.6, और सर्विस सेक्टर ग्रो करा है। हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हमारा इंडस्ट्री सेक्टर नहीं है। कोई भी कंट्री जो ग्रो करती है पहले एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, फिर उसकी इंडस्ट्री आती है, फिर उसमें आपका सर्विस सेक्टर आता है। बट इंडिया में क्या है, हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पे जंप कर गए, अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत ही नहीं कर पाए। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के टर्म में बात कर लेते हैं। अगर HDI की बात करी जाए तो इंडिया का 0.602 है, चाइना का ज़्यादा है 0.755, पाकिस्तान का है 0.527। आप ये नोटिस करिए ये जो डेटा है करीब 2003 तक के हैं, तो जो अपडेटेड डेटा है उसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो चाइना में ज़्यादा थी उस टाइम 71.6, इंडिया में 63.3। हमने करीब 32 ईयर्स अराउंड एक्सपेक्टेंसी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उससे ये डिस्टेंस कवर करी थी हमने। एडल्ट लिटरेसी रेट चाइना का बहुत ज़्यादा था। GDP पर कैपिटा देख सकते हैं। एक यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आप देखिए, ये कम होना चाहिए। चाइना में कम है बट इंडिया में काफ़ी है, पाकिस्तान में तो बहुत ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा हैं जो आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या रही दोनों कंट्रीज की, तो उनके लिए उनकी सक्सेसेस और फेलियर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं। Why did China introduce structural reforms in 1978? देखते हैं। China did not have any compulsion to introduce reforms as directed by the World Bank and IMF in India to India and Pakistan. अब इंडिया और पाकिस्तान ने जब लोन लिया था तो हमको बोला गया था कि आप अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, बट चाइना के पास ऐसी कोई कंपल्शन नहीं थी। The new leadership at that time in China was not happy with the slow pace of growth and lack of modernization. जब 1978 में नई रूलिंग आती है वहाँ पे, तो वो अपनी ग्रोथ से और मॉडर्नाइजेशन की कमी से खुश नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्हें लगा कि जो माओइस्ट विज़न था माओ जेडोंग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसमें उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन करा था, यानी हर चीज़ सेंटर के कंट्रोल में नहीं रहेगी, सेल्फ सफिशिएंसी, शनिंग ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड कैपिटल्स हैज़ फेल्ड। यानी जो उन्होंने सोचा था कि आप जो फॉरेन टेक्नोलॉजी को बंद कर रहे हैं और जो जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया, गुड्स एंड कैपिटल फॉरेन के अलाउ नहीं कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है, ये कहीं ना कहीं हमें फेल कर गई हैं। तो कई लैंड रिफॉर्म्स, कलेक्टिवाइजेशन के बाद और ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। द पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट इन 1978 वाज सेम एज दैट इन द मिड 1950s। यानी इतने सारे इनिशिएटिव्स करे गए, आपका कौन सा कम्यून सिस्टम हमने पढ़ लिया, लैंड रिफॉर्म्स पढ़ लिए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड देख लिया, तो उसके बावजूद भी जो पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट है एग्रीकल्चर की बात करें 1978 में, और वही है जो आपका मिड 1950s में था, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और ये भी पाया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज had helped positively in improving the social and income indicators in the post reform period. ऐसा भी पाया गया कि जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो लैंड रिफॉर्म्स थे और जो लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज, यानी जो छोटे छोटे उद्योग थे उनके एग्जिस्टेंस, इन्होंने थोड़ा हेल्प किया था इन इम्प्रूविंग द सोशल एंड इनकम इंडिकेटर्स इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड।
रिफॉर्म के बाद का जो पीरियड आया था, तो जो सोशल इंडिकेटर्स थे, यानी सोसाइटी को इम्प्रूव करने में इनका बड़ा रोल रहा था। रिफॉर्म के इंट्रोडक्शन से पहले देयर हैड ऑलरेडी बीन मासिव एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज, यानी रूरल एरियाज पे काफ़ी फोकस किया गया था, हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर मिलने लगी थी, कम्यून सिस्टम काम कर गया था, वहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स था, यानी कि अगर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा ना बढ़ा हो, लेकिन इक्विटेबल का मतलब है कि सबके पास लगभग लगभग अब बराबर हो गया था, यानी ऐसा नहीं कि इसके पास इतना है तो इसके पास इतना है, ऐसा नहीं था। इक्विटेबल मतलब लगभग सबके बाद बराबर पहुंच रहा था, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था कि अगर मान लीजिए इस पर्सन को ज़्यादा चाहिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको इतना चाहिए तो इसे इतना मिलेगा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए इसे ज़्यादा चाहिए तो इसे ज़्यादा मिलेगा। Experimentation under decentralized government enable to assess the economic, social and political cost of success or failure. जो डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट हुए थे, उससे उन्होंने एक आइडिया लगा लिया था कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी सक्सेस की और फेलियर की। उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंटेशन करे, पहले छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट करा, फिर उसी एक्सपेरिमेंट को मास लेवल पे लेके गए, इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे चेंजेस करे थे। अब बात आती पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जो रिफॉर्म थे, द रिफॉर्म प्रोसेस लेड टू द वर्सनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर, वो जितना आप रिफॉर्म करते गए उतने गड्ढे में जाते गए। हमने अर्लियर सेक्शन में देखा था कि कंपेयर टू 1980s जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था और एंड इट सेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव फॉलन इन द 1990s। जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है और इसके जो सेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो 1990s में गिर गए थे, ये हमने पिछले सेक्शन में देखा। Though the data on international poverty line for Pakistan is quite healthy, scholars using the official data of Pakistan indicate rising poverty there. यानी उनके जो ऑफिशियल डेटा है पाकिस्तान के, वो बताते हैं कि पॉवर्टी वहाँ बढ़ रही है, और जो पुअर का प्रोपोर्शन है 1960s में वो 40% से ज़्यादा था, जो कि 1980s में 25% रह गया, और फिर 80s के बाद 1990s में फिर बढ़ने लगा। स्लो डाउन और जो ग्रोथ की स्लो डाउन का रीज़न था और जो पॉवर्टी फिर से बढ़ रही थी, उसका दो वजह मेन बताई जाती हैं कि एक तो एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ थी और जो फूड सप्लाई सिचुएशन थी, ऐसा ही नहीं था उसमें कुछ चेंजेस करे गए थे, वो बस गुड हार्वेस्ट पे बेस था कि अगर आपकी फसल अच्छी हो रही है तो आपकी ग्रोथ अच्छी है, फसल ख़राब हो रही है तो ग्रोथ ख़राब है। किसी तरह का टेक्निकल चेंज उन्होंने नहीं करा था, वो सब मौसम पे डिपेंड कर रहा था। मौसम अच्छा रहा, फसल अच्छी रही तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ, और मौसम ख़राब रहा, फसल ख़राब होगी तो आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी घटेगी। वो किसी तरह का टेक्निकल चेंज नहीं करते थे, जैसे इंडिया में हम क्या करते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे मान लीजिए हम इंडिया में भी कई जगह प्रॉब्लम है कि अगर बारिश ना हो तो उनके पास इरिगेशन की सप्लाई नहीं है जिससे वो अपनी फसल को प्रोडक्टिविटी दे पाएँ। बट इन फॉरेन कंट्रीज़ क्या होता है, अगर मान लीजिए कभी बारिश नहीं हो रही तो वो इरिगेशन जैसी सुविधाएं दे पाते हैं। आप ये भी देखेंगे कि इंडिया ने आईएमएफ से वॉरो करा था, वर्ल्ड बैंक से, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज एक इसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी कंट्री के लिए, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ इट कैन बी अर्नड। यानी अब किसी भी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करके रखना चाहिए, पाकिस्तान का बहुत कम है, और ये भी ज़रूरी है कि ये जानना कि इस फॉरेन एक्सचेंज को आप कमा कैसे सकते हैं। आप एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करिए तभी तो आप कमाएंगे इसको। If a country is able to build up its foreign exchange earnings by sustainable export of manufactured goods, it need not worry. यानी अगर आपकी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है, आप जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे बन रहा है, तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब पाकिस्तान में क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं वो पाकिस्तानी जो वर्कर मिडिल ईस्ट में काम करते हैं उनकी वजह से आ रहा है, उनके किसी एक्सपोर्ट की वजह से नहीं आ रहा है। The exports of highly volatile agricultural products,
यानी जो उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं वो हाईली वोलेटाइल हैं, यानी कोई ऐसा वो मार्केट नहीं मिला उन्हें कि वहाँ उनका एश्योर्ड है कि प्रोडक्ट जाएगा ही जाएगा। There was also growing dependence on foreign loans on the one hand and increasing difficulty in paying back the loans on the other. अब वो एक साइड लोन तो ले रहे हैं, बस उसे पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। पे बैक नहीं कर पाएंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी डाउन होगी। अगली बार जब वो लोन लेंगे तो मान लीजिए इस बार उन्हें 10% पे लोन मिला था, तो अगली बार तो उन्हें 15% पे ही मिलेगा। तो ये सब सिचुएशंस रहती हैं। उनका फॉरेन एक्सचेंज इस बात पे निर्भर कर रहा था कि वहाँ के कितने लोग मिडल ईस्ट में काम करते हैं वहाँ से रेमिटेंस भेजेंगे। और किसी भी कंट्री के लिए अगर एक्सपोर्ट बढ़ने से आपका क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब लेकिन पाकिस्तान के 1 ईयर प्रोग्राम परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द ईयर अगस्त 2004 to 5, पाकिस्तान इकोनॉमी एक 1 ईयर परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हैज़ बिन विटनेसिंग, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान की अभी भी 8% है 2002 से 2005 के बीच। और एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस तीनों सेक्टर ने इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है, ऐसा उनकी रिपोर्ट कह रही है। Besides facing high rates of inflation and rapid privatization, the government is increasing the expenditure on various areas that can reduce poverty. अब वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की पाकिस्तान में। तो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है कई एरियाज पे जो कि पॉवर्टी को घटा सके। ठीक है, इस पे गवर्नमेंट का फोकस चल रहा है। तो ये थी चाइना और पाकिस्तान की कहानी। कंक्लूजन में हम इतना ही कहेंगे कि टिल द लेट 1970s ऑल ऑफ देम वर मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ लो डेवलपमेंट। 1970s तक तीनों कंट्रीज में कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे थे, लगभग सेम ही ग्रोथ से चल रहे थे। इंडिया में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने बहुत मॉडरेटली परफॉर्म करा। इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का परफॉर्मेंस है अराउंड मॉडरेट रहा, जहाँ पे मेजॉरिटी अपने लोग हैं अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं। Political instability, over dependence on remittances and foreign aid, along with volatile performance in agriculture sector, are the reasons for the slowdown of the Pakistan economy. वही उनका फॉरेन एक्सचेंज इसलिए नहीं मजबूत हो पाया क्योंकि उनका जो फॉरेन एक्सचेंज था एक्सपोर्ट में ना होकर रेमिटेंसेस पे जाके बेस था। बट फिर भी वो हाई रेट्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है और ह्यूमन राइट्स की कमी है, ये मेजर कंसर्न्स हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक मार्केट बना रखा है विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड सक्सीडेड इन रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ अलॉन्ग विद एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मार्केट बना रखा है, गरीबी से वो लोग बाहर आए हैं, अनलाइक इंडिया एंड पाकिस्तान जो कि अपनी गरीबी से बाहर करने के लिए क्या करते रहते हैं, पब्लिक सेक्टर को बेच बेच के प्राइवेटाइज करते रहो। China has used a market mechanism to create additional social and economic opportunities. उन्होंने एक पूरा मार्केट बना रखा है, पूरा एक मैकेनिज्म बना रखा है ताकि उसमें सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करा जा सके। अब कलेक्टिव ओनरशिप को रिटेन करके और एंड अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू कल्टिवेट लैंड्स, यानी पूरा लैंड उन्होंने खुद ले रखा है, लोगों में बांट दिया कि आप इतने में, आप इतने में, आप इतने में कल्टिवेशन करिए। चाइना ने ये इंश्योर कर रखा है कि सबको सोशल सिक्योरिटी मिले, यानी सबको बराबरी मिले। ऐसा ना हो कि किसी के पास बिल्कुल ज़मीन ना हो और किसी के पास बाकी की ज़मीन हो। Public intervention in providing social infrastructure even prior to reforms has been brought about positive results in human development indicators in China. जो पब्लिक इंटरवेंशन है यानी गवर्नमेंट का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने में रिफॉर्म से पहले का, वो भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आया है चाइना की ह्यूमन डेवलपमेंट में। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।